नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं एक स्पेशल शो, एक खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं एवरी वेडनेसडे 12 PM। तो जरूर जुड़िए लाइव यूट्यूब पे महासेवा वेबिनार और rsprabhu@13@gmail.com फेसबुक पर भी देख सकते हैं लाइव प्रोग्राम। दोस्तों, ये तमाम अवेयरनेस और एजुकेट करने के लिए हम इकलौते हैं देश में जो तमाम लोगों को ये न्यूज नहीं लेकिन ये अवेयरनेस और एजुकेट ज्ञान का भंडार करने के लिए ये प्रोग्राम हम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज की ये पेशकश है। दोस्तों, प्रभु से खास बात कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और हमारे साथ में खुद मौजूद हैं मिस्टर रमेश प्रभु। हाउसिंग सोसाइटी के तमाम मामले हो या हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले खुद रमेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं आप सभी की तरफ से। और हमारे विशेष सहयोगी मिस्टर केवान ईरानी एंकर हैं और कनाडा रिटर्न है मिस्टर केवान ईरानी। तो मिस्टर केवान ईरानी का भी स्वागत करता हूं। हमारे जो तमाम लोग हैं उनके सवाल जवाब भी ये लेंगे। तो सबसे पहले प्रभु से खास बात कार्यक्रम में मैं मिस्टर प्रभु से सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा ये एक महत्वपूर्ण कानून है। कैसे आया, कब आया? सबसे पहला सवाल यही है कि रेरा एक आम आदमी को, लेमैन को समझना हो तो रेरा किस तरह से आप समझाएंगे। और आपने और आपका पूरा ग्रुप ऑल इंडिया का बहुत मेहनत की है रेरा लाने के लिए वेंकैया नायडू से, तो वो क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 ये लगभग 3-4 साल से चल रहा था कि रियल एस्टेट को रोकने के लिए या जिनका जो मनमानी है वो रोकने के लिए कायदा होना जरूरी था। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 लागू किया था, 1964 से उसका इम्प्लीमेंटेशन था। फिर भी 2012 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2012 इसको अमल में लाने का कोशिश किया। उसी टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा 2013 में क्यों हम एक रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए लाया जाए। तब तक 2014 में नया गवर्नमेंट आ गया, फिर उन्होंने एक पार्लियामेंट कमेटी बनाया और इस तरह से ये कायदा को एक पार्लियामेंट में कमेटी में लेकर उसको थोड़ा सा साइडलाइन करने का कोशिश हो रहा था। और जो अपोजिशन था, खास करके कांग्रेस, उस टाइम में भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी थी और जो भी बिल आता था उसको रोकने का प्रयास करते थे। तो इसलिए फाइट फॉर रेरा एक बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें जो उपाध्याय हमारा अभय उपाध्याय जो कलकत्ता से, उनका नेतृत्व के ऊपर फाइट फॉर रेरा एक पूरी मुहिम ऑल ओवर इंडिया में चलाया गया। उसके बाद हम अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को इकट्ठा किया, RW को और जो हाउसिंग सोसाइटी एक्टिविस्ट है। उसके बाद हम राहुल गांधी को भी मिले और वेंकैया नायडू को भी मिले। बाकी का उनका दोनों का सपोर्ट लेते हुए फिर 2016 में ये जो कायदा है वो पार्लियामेंट में आ गया और उसके बाद दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको मार्च 2016 में इसका सहमति दी और उस हिसाब से 1 मई 2016 को कायदा नोटिफाई होगा और 1 साल का मुदत दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने हिसाब से उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना, एपलेट ट्रिब्यूनल बताना और नियम बनाना। तो 1 साल के अंदर वो सब बताया गया और 1 मई 2017 से ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको हम रेरा बताते हैं, ये पूरी इंडिया में लागू किया गया। और उस हिसाब से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट ऐसा है जो 1 मई 2017 से लागू किया। अन्य जो राज्य है आस्ते आस्ते होते गया। आज भारत का हर कोने में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू हुआ है। रेरा का वेबसाइट हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है, एपलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो गए 3-3.5 साल में बहुत सारा राहत ये रेरा की वजह से ग्राहकों को मिला हुआ है। बिल्कुल। और रेरा एक ऐसा कानून है जो बिल्डरों पर तो अंकुश करता है लेकिन जो फ्लैट बायर्स है उनको भी अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है। क्या कहेंगे ओवरऑल, जैसे महारेरा महाराष्ट्र के लिए, MP के लिए अपना है, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, किस तरह से वो सब स्टेट के अलग अलग जो रेरा एक्ट हैं अपनी डिसिप्लिन बनाए, तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट, क्या उपलब्धियां हम? देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट की और उस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट में क्या किया जाता है कि जो भी बिल्डर उस क्षेत्र में, मतलब उस राज्य में जो बिल्डिंग का एक्टिविटी करना चाहते हैं
या वो सेल मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनको पहला जमीन अपने नाम से लेना है, डेवलपमेंट राइट या ओनरशिप, उसके बाद उसका अप्रूवल लेना है लोकल अथॉरिटी से, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, नगर निगम होगा। उसके बाद वो अप्रूवल होने के बाद वो रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है रेरा, तो उस राज्य का उनको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करती है। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करते टाइम अपना 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, और उसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी है, उसका टाइटल क्या है, उसके बाद कितने साल के अंदर वो बिल्डिंग खत्म करने वाले, कितना एरिया का फ्लैट्स बनने वाले हैं, कितना शॉप बनने वाला है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है क्या है, और उसका पूरी एमिनिटीज क्या क्या है, इस तरह से पूरी जानकारी उस वेबसाइट में डाला जाता है। और जैसे एप्लीकेशन करने के 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी लेकर तो रेरा उसको अप्रूवल देती है, मान्यता देती है। एक बार मान्यता दिया उसके बाद ही वो जो डेवलपर है वो रेरा का नंबर और जो रेरा का वेबसाइट है वो दोनों डालकर अपना ब्रोशर या एडवर्टाइजमेंट मटेरियल बना सकते हैं, फिर जाहिरात दे सकते हैं, और उसके बाद ही वो बुकिंग ले सकते हैं। इसका मतलब पहला, ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपना जो बिल्डर है वो सही है गलत है, उसका प्रोजेक्ट सही है गलत है, उसके बाद क्या क्या प्लान है और कब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, ये पूरी जानकारी लेने के बाद उनको एक नंबर दिया जाता है। उसके बाद ही वो जाहिरात कर सकते हैं, उसके बाद ही बुकिंग कर सकते हैं। इसके मतलब जो ग्राहकों को एक संरक्षण, एक ग्राहकों को एक आशा कि ये अथॉरिटी इस बिल्डर का चयन किया अच्छा है, और इस तरह से एक मैंडेटरी जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनको दिया जाता है। इस तरह से ग्राहकों को बहुत ज्यादा सहूलत या जो बोलते हैं प्रोटेक्शन या उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल, ग्राहकों को संरक्षित करने के लिए ऑल इंडिया में रेरा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक सवाल लेते हैं, सवाल है संदेश पाटनकर का, वसई पालघर से। सर, प्रभु सर ये बोल रहे हैं मुझे फ्लैट खरीदना है, सो सबसे पहले क्या क्या मैं जरूरी सावधानी बरतूं? देखिए, जब भी आप फ्लैट लेते हो तो फ्लैट 2 तरह का फ्लैट होता है। एक तो रीसेल का होता है, वो रेरा से कोई संबंध नहीं है। रेरा जो है नया प्रोजेक्ट जो डेवलपर करता है उनके लिए लागू है। तो यदि आप डेवलपर के साथ फ्लैट लेते हो तो पहला आपको ये जानकारी लेना है कि उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। एक बार आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो आपको रेरा वेबसाइट में जाना है। रेरा वेबसाइट में जाने के बाद आपको 2 चीज महत्वपूर्ण उसमें देखना है। पहला कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा जमीन पर बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट में जमीन बन रहा है, और उसका जो लैंड का टाइटल क्या है, क्या ओनरशिप है, फ्री होल्ड है, माड़ा है, गवर्नमेंट का लैंड है या ट्रस्ट का लैंड है, वो टाइटल क्या है, या डेवलपमेंट राइट में, ओनरशिप में। ये टाइटल एक बार आपको मालूम पड़ा, क्योंकि टाइटल रिपोर्ट दिया जाता है, उसके बाद ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया जाता है, ड्राफ्ट अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, ये पूरी जमीन का 7/12 वगैरह पूरी जानकारी उसमें दिया जाता है। आपको ये होने के बाद उसके अंदर यदि टाइटल को लेकर कोई डिस्प्यूट है, उस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, वो लिटिगेशन के बारे में भी उसे बताया जाता है, उसको भी अपलोड करना है। यदि वो लिटिगेशन वगैरह होने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ये लिटिगेशन जो है ये थोड़ा सा कम है या ज्यादा लिटिगेशन है, उसमें स्टे है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है। तो इस तरह से एक पहला चीज है आपको प्रोजेक्ट के बारे में, जमीन के बारे में जानकारी लेना। दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, रेरा जो है जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि कमेंसमेंट आने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन कमेंसमेंट कई बार महाराष्ट्र में या कई राज्यों में वो टप्पे टप्पे में आता है। तो जब टप्पे टप्पे में आता है, जो फ्लैट आप बुक कर रहे हो उसका क्या कमेंसमेंट है नहीं है, उसका प्लान अप्रूव है कि नहीं, उसका एरिया क्या है, ये पूरी जानकारी आपको वेबसाइट में देखना। और तीसरा महत्वपूर्ण यदि आप देखना चाहते तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिया जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, उसका पार्टनर के बारे में दिया जाता है, उसका रेपुटेशन के बारे में दिया जाता है, उसके पहले उसने कौन सा प्रोजेक्ट किया, किसके अंदर कितना टाइम लगाया, कब उन्होंने ओसी लिया, कब उन्होंने लोगों को ताबा दिया, सोसाइटी बनाई, ये पूरी जानकारी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उसमें रहता है, आप वो भी देख सकते हैं। आखिर में यदि आपको और थोड़ा सा उस बारे में जानकारी लेना है तो मैं आपको अवगत करूंगा क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, क्योंकि जितने भी कंप्लेंट्स है वो भी उसी वेबसाइट में आपको दिखाई देती है। तो यदि कंप्लेंट है तो किस तरह का कंप्लेंट है, क्या है, वो सब दिखाई जाएगा। और लास्ट में आप एग्रीमेंट फॉर सेल भी देखना है, क्योंकि एग्रीमेंट फॉर सेल में कुछ कंडीशंस है, यदि वो रेरा के संबंधित है कोई दिक्कत नहीं है, यदि रेरा को विसंगित है तो आपको ये सब खुलासा लेना है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी मिलने के बाद, और अन्य जानकारी भी उस वेबसाइट में दिया जाता है, जैसे कि कौन उसका आर्किटेक्ट है, कौन इंजीनियर है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, ये जानकारी भी लेने से आपको एक पता चलेगा कि इनके साथ कौन सा प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही मुझे लगता है कि आप उस फ्लैट को लेने के लिए
टोकन देना चाहिए, उसके बाद ही आपको कार्रवाई करना है। और लास्ट में आपको एक प्रिकॉशन देना चाहूँगा, 10% का पैसा, जैसे ही आप 10% के पेमेंट दोगे, आपको अपना एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन करना है। 10% के पेमेंट देने के पहले आपको सिर्फ अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। 10% पेमेंट करने के बाद एग्रीमेंट को लेकर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलेगा, पूरी तरह से अच्छा आपका प्रोटेक्शन हो जाए। देखा दोस्तों, आपने किस तरह से पारदर्शिता को पूरी तरह से परिपूर्ण हुए रेरा एकदम आप सब लोगों के लिए एक अच्छा कानून है। तो हमारे जो सहयोगी हैं मिस्टर केवान ईरानी से सवाल लेते हैं, मिस्टर दीपक माने का। दीपक माने मुंबई से हैं, उनका क्या सवाल है मिस्टर केवान ईरानी? Hi there. So this is the question which has been sent by Mr. Deepak Mane from the city of Mumbai, and the question is that as a society, members come under the jurisdiction of the Maharashtra Cooperative Housing Societies Act. However, the builder and the developer come under the Companies Act. What is the logic and how is it related to RERA? See, when we talk about cooperative housing society, yes, this is for the management of the housing complex. Correct. Once a particular person purchases the flat, he becomes the owner of the flat. Once he becomes the owner of the flat, naturally he takes the possession, he comes and staying there. However, there are so many common areas. What are the Correct. common areas? Like let us say electricity, water, Amenities, electricity, water. garden, compound, Hallways, housekeeping, common hallways. all the common amenities like terrace, lift, staircase, all these Correct. need to be maintained. For this management, there is something called association of persons, or the association of allottees, or association of flat buyers. This can be done in any of the format. When I say in any of the format, means under any of the law. It can be a company also, not necessarily that it has to be a housing society. Oh, It can so be a company they can fall under the preview of either the company or the the society. Maharashtra. Okay. They can also do under the another law called Maharashtra Apartment Ownership Act. Correct. In respective states, there are respective apartments act. Okay. They can go any of the legal system they So have. they can opt for any of the options. Absolutely. Okay. There is another system which is also known as Society Registration Act. Right. In other than Maharashtra, other parts of India, we have Society Registration Act, where 7 or more people can come together for a common, Common goal. common goal, that is of managing and maintaining the common maintaining, areas. yeah. So that can be registered under that act also. Okay. So there is no fixed rule. However, Maharashtra always started with the cooperative movement, and if you see, out of 67% Yeah. of the entire India's cooperative movement are in Maharashtra. In Maharashtra. And Maharashtra has believed that cooperative movement gives lot of empowerment to the flat buyer. Correct. And therefore, cooperative housing society has taken a lead in Maharashtra, and that is how housing society is registered to take care of the common area. Correct. Now coming to the company, yes, company, when you talk about a developer, Correct. developer is always looking for a profit. Whereas cooperative society is no profit, no loss basis. Correct. It is more like an NGO which helps for the benefit of the members. Correct. Whereas when you come to the developer, he wants to make a profit. Profit has to be a business enterprise. Business enterprise can be more better under the Companies Act, and they can have capitalistic system where they can have the ownership of the company. All this is possible. In the case of a housing society or a cooperative society, there is one man, one show, one vote. Whereas in the case of a company, there is more the investment you do, more the voting you have, Correct. so that you have a management control, and the profit also can go there. So Great. that is why it's a profit-oriented organization. Naturally, developer will go for a company, whereas a society or a common management will happen in the name of cooperative society. Cooperative housing Now society. coming to the how the RERA is applicable. Yes, RERA is here to control the manipulative practices of the builders. They are there to put a lot of restrictions on the developer. They are there to see that the developers adopt a good governance. They give a fair and transparent views to the flat buyers, so that innocent flat purchasers are not taken, for a right. and their rights are protected statutorily. And therefore, whenever a developer wants to go for the development, he has to take the land title, he has to take the approval, he has to get the RERA number. RERA, when he gets the registration, RERA authority will verify the credentials of the developer, they will verify the credentials of the project, they will verify the various documents related to that. Once they are satisfied, then only they give the go ahead. Correct. And once the go ahead is given, thereafter the developers can market it, book it, and then there is any grievances against the developer,
The RERA is there to take care of those grievances. In case the developer does not complete the project within the given time, RERA is there to cancel their registration, take over the project, hand over to the association authority, that is the flat buyer, so that the project gets completed through a competent authority. So this is how the RERA, the scheme of the RERA is so beautifully designed that a flat purchaser's complete right is protected. Innocent people who are putting their hard-earned money into a real estate projects are not taken for a ride Correct. by the reputed or unscrupulous Unscrupulous developers. developers. Yeah. Yes. Great, thank you, Mr. Prabhu. Really appreciate it for providing us clarity. So now we have clarity. Generally, the ideal way is to go to the cooperative housing society where it concerns the committee and the unit. Now, the developer comes under the preview of the Companies Act because it's a profit-oriented project. Thank you, Mr. Prabhu. Now, do we move to the next question? यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले मैं कहूंगा कि आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी रेरा की पूरी टीम, रेरा के एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स सभी यहाँ महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में अवेलेबल हैं. आप सलाह ले सकते हैं, फ्री भी सलाह है और कंसल्टिंग भी कर सकते हैं. और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मिस्टर केवान ईरानी को ही कहूंगा. एडवोकेट निकिता मोदी मुंबई से हैं और हमारी रेगुलर ऑडियंस में है. एडवोकेट निकिता मोदी, उनका जो सवाल है वो मिस्टर हमारे जो प्रभु सर से करें. Great. So the question from Nikita Modi, she's also from Mumbai. She's an advocate by the way. It's basically segregated into 3 areas. So I'll see how we can amalgamate the question. So can we know the procedure for filing appeal and execution application before RERA appellate authority? Also filing online and how to find orders passed for a particular complaint even if we are not party to it. We'll break it down. So first let's address this question first. First of all, let us understand, if a particular person is aggrieved, that whether it is a promoter, whether it is a real estate agent or a flat buyer, if he is aggrieved under section 31 of Real Estate Regulation and Development Act, they can make a complaint to the RERA, that is a Real Estate Regulatory Authority. Every state, as I said, there is a different regulatory authorities. Now in Haryana we have 2 different regulatory authorities, one for Gurgaon and another for Panchkula. So there are different authorities for different areas. So especially at least one state, one authority is there. Now if you are aggrieved about the developer or his unfair trade practice, or he has not given the position in time, he has taken more interest from you, or he is not given certain amenities, whatever may be the grievances that you have against the developer, you can file a complaint before the Real Estate Regulatory Authority. Now all these complaints across India and with the different regulatory authorities are online. So what we have to do is, whenever the projects are, let us say in Maharashtra, we have to go to MaRERA website, and if it is in Gujarat, Gujarat RERA website is there. If it is Rajasthan, Rajasthan RERA website is there. You just Google it, you will get the authenticated and the authorized website of the respective regulatory authority. Once you know that, you search for the filing online complaint. There is a icon for online complaint. You can file the online complaint. There are formats in which who is the complainant, who is the respondent, what are your grievances, and there are certain icon for the purpose of uploading additional information and annexes. You can do that, and depending on the states, different filing fees are there. In Maharashtra we have 5,000 rupees as the filing fees. In Chhattisgarh or in Rajasthan and other states, MP and all, it is 1,000 rupees. You can file 1,000, pay 1,000 online and get the file updated. Thereafter, the regulatory authority will fix up the hearing, and that hearing takes place, and after the hearing takes place, both the parties are called. Now there is a video conferencing which is happening, hearing across India in every state, and in every RERA there is an online hearing happening. But otherwise it used to happen, physical hearing. Hereafter also there can be physical hearing. There you can appoint yourself, you can go yourself, or you can appoint an advocate to represent you. Both the sides, advocates will argue the matter, written submission will happen, and thereafter the RERA passes an order. This is how the RERA regulatory authority functions. Now the question arises, the question is how to file an appeal. Yes, whenever you are filing an appeal, yes, under section 43 of the RERA,
one can file the complaint against the regulatory authority, that is a Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal in Maharashtra and respective appellate tribunal in respective states. Now, appellate tribunal consists of again 3 members. One of the member or the chairperson is normally the High Court retired judge, and then there are 2 other members. One of them will be judicial member, another. So that is a judicial proceedings where once you are aggrieved of the order of the RERA, that is a Real Estate Regulatory Authority, you can file an appeal. Again, there is a filing fees. All this happens online. Then, of course, the complaint has to be done within 60 days. The appeal has to be filed within 60 days of receiving the order. And if there is any delay, of course, you can file a condonation of delay. And once the condonation of delay is accepted, the appeal will be definitely admitted. Once the appeal is admitted, again the same hearing takes place. Both the parties are asked to give their written submission, written arguments or replies, and thereafter it will be heard. Once it is heard, very important, the order will be passed. Now the question asked is the execution of the order. What is that and how the orders are being executed? Yes, the RERA orders, if it is passed, Real Estate Regulatory Order, that will have to be filed execution petition before RERA only. Now, as far as Maharashtra is concerned, all this is again online. In various other parts also, if the orders are not complied within 30 days or 60 days, within the given time frame, you can file a execution petition before the respective authorities and get those execution done. And in case there is a refund which is available, the respective Real Estate Regulatory Authority refers this matter to the collector of the district, and the collector of the district goes for an attachment warrant, and then of course auctioning the property of the builder and recover the money for it. This is how the execution takes place. In the case of appellate tribunal, yes, within the certain period, what is given period, if the amount which has been required to be done or the compliance which is required to be done by the appellate tribunal or by the developer as per the real estate appellate tribunal order, and if it is not done, again we can file a non-execution petition or execution petition before the appellate tribunal, and there again the hearing takes place, and again a due process of law takes place, because it is a judicial proceedings where the assets and other things of the other side, that is the developer, will be asked to disclose, and if required those attachment will be done, as recovery officer will be appointed, and then the auctioning and other takes place. Sometimes this execution petition also may be referred to the civil court for the purpose of due compliance of the order by the appellate tribunal. So this is how things happen as far as RERA and the appellate tribunal is concerned. Great. So this addresses the last part, how to find orders passed for a particular complaint, and even if we are not a third party to it. So like not a party to it. So the thing is, generally the ideal is an advocate. However, there is a procedure as explained by Mr. Prabhu. So you can get access to the information provided you accompany the concerned party, which will give you authorization to get access to it. Is that correct? Yeah. Let me just say, that last part remained. In case, whatever the orders of MARERA or respective real estate regulatory authorities of different states have passed, they are always available online. They are uploaded on the respective website. One can simply go and find out, what are the orders passed. You will come to know. You can write the name of the company against whom the orders have been passed. You get all the list download. In Maharashtra, especially, whatever the orders are passed against a particular promoter or in favor of a promoter, all the orders passed are uploaded on the respective websites of the respective company. For example, if there is a company called ABC Developers and certain orders of ABC Developers are passed against him or in favor of him, all those orders are uploaded in the ABC website of the MARERA. Which means if you go through the website of the respective developer, you will come to know all the orders passed against him or in favor of him. One can download and get it. Similarly, in the case of appellate tribunal, those orders are also uploaded on the website. You can simply go through and search the order, whatever you want, you can download. So there is nothing called hidden information as far as RERA is concerned. It's a absolutely efficient, a transparent online system. One can sit in their office and get all the information. That is the beauty of the what is known as RERA and the Real Estate Appellate Tribunal. Fantastic. Thank you very much.
And see, this is the perfect situation and an ideal situation. You can sit wherever you are on your laptop, access, as long as you have an online connection or a Wi-Fi connection, you can actually access all this information sitting in the comfort of where you are comfortable. So that provides real clarity, and that also provides a process whereby you can implement the process and move ahead. Now we move to the second part of the same question. Again, Advocate Nikita Modi. The second part of the question is there a difference between adjudicating officer and adjudicating authority under RERA? Okay. See, what has happened, Real Estate Regulatory Authority is again a quasi-judicial authority who has certain administrative powers and certain judicial powers. When we talk about administrative power related to the compliances of various requirements under the RERA. That is registration of the real estate project, looking after the financials, taking the quarterly update and verifying the various updates and all this. Now, if there is an aggrieved person, naturally one can go to the RERA and then take grievances addressed. Now what happens is, there are certain allottees or the promoter or the real estate agent who are looking for certain compensation. Now when you want to have the compensation, that compensation requires lot of enquiry, lot of investigation, and therefore what happens is the RERA provides for appointment of adjudicating officer who is not below the rank of district judge. So what happens is, a person who is not below the rank of district judge is appointed as an adjudicating officer under the purview of RERA. So any complaint goes, that will be first going to the RERA. RERA will determine whether this complainant deserves any compensation, and if the RERA decides that no, as compensation is required to be paid, maybe because of the misadvertisement, maybe because of the less in the amenities, changes in the amendment in the plan, or delayed the possession, or various violations which are committed by the promoter, he has not given lot of his commitments to the project. In that case, the RERA can refer the complaint to the adjudicating officer, who will verify the facts, and thereafter he will award the compensation. And for the purpose of compensation only, we have the adjudicating officer, but rest of the things are taken care by Real Estate Regulatory Authority only. So basically, there is only one adjudicating officer. Yes. The term adjudicating authority is virtually non-existent. Is that correct? Great. So we've got clarity now. So we have adjudicating officer, which is again appointed by RERA. Of course, they have a legal background, meaning they are a district judge, as Mr. Prabhu mentioned. And the word adjudicating authority in reference to this context is virtually non-existent. Thank you, Mr. Prabhu, for providing clarity. And we move to the third part of the same question. Again, Advocate Nikita Modi. Can RERA pass orders directing the bank or the financial institution to recover funds from the builder developer under subvention scheme in the redevelopment project? Okay. See what happens. Interest subvention scheme is a different scheme altogether. Under the interest subvention scheme, the developer undertakes to pay the pre-EMI. That is, the interest till the possession is given is borne by the developer. So in case a developer has agreed in the agreement that I will pay the interest till the possession is given to you on the loan that is availed by the customer, in that case the builder has to pay the interest. If the interest is not paid by the developer and he delays that interest, naturally the bankers will come on that borrower, and then they will try to take the recovery action. And therefore such customer can definitely go to the RERA, and the RERA will definitely direct such promoter and the developer to the pay interest. And that has happened in number of cases where the RERA has directed the promoter to pay the interest during the construction period under the interest subvention scheme. So that means, just to clarify, that means RERA can direct the builder's financial institution to ensure that the funds are taken care of and the promises are adhered to. That's correct. Great, thank you. So this implies that the
builder or the developer has to honor their commitment, which is extremely important. Because if the project is delayed, then automatically the EMIs would have to be taken care of by the developer for the delayed period of time. Great. So thank you, Mr. Prabhu, for providing clarity. And now we move to the third person, Mr. Krishnan. Now, Mr. Krishnan is from Pune, and the question that he has asked is what action RERA can take if the 4th July 2019 is not all followed, Yeah. right? Not all followed by the MC and the builder is appointed by the vested interest in the MC who influences the majority by giving false promises. Okay. Now let us understand, he is referring to a circular issued by the Cooperative Department dated 4th July 2019 regarding redevelopment. Now RERA and the redevelopment, they are two different things. Now RERA is taking care of the developer's activity to the end consumers. Now here is the situation where the flat owners or the members of a housing society, before the developer is appointed, what procedure need to be followed is given under 4th July 2019. If the managing committee or the society or the people who are self-interested or vested interested are violating the circular of 4th July 2019, which is issued under section 79A of the Maharashtra Cooperative Society Act, they have a recourse to go to either the Consumer Court or the Cooperative Court, and the best remedy would be going to the Honorable High Court. Why Honorable High Court? Because redevelopment is not the regular business of the society, it is not touching the business of the society, it happens once in the lifetime of the society or the building, and therefore the proper forum would be to file a suit in the Honorable High Court as a civil petition against the society or against the builder or against any manipulation that has been done by the managing committee in the process of redevelopment, and get the their grievances addressed by the Honorable High Court only. Great. So just to clarify, so that means the society members can take action against the committee members provided it is proven in court or proven that they have violated the circular, correct? Great. So again, provides clarity. Of course, you have to put in the effort to take the proper procedural actions and take it to the Honorable High Court as Mr. Prabhu has suggested. So we expect that we have answered and addressed your questions way more than all the expectations that you have expected. So our philosophy in life is under promise and over deliver. That's the goal. So please kindly provide us your feedback. Also, a positive feedback is always welcome, because we believe in the philosophy of CA&I, consistent and never-ending improvement. So that's the goal, to provide you the best benefit, the best experience right now, because you always deserve the best. Thank you. यस मिस्टर केवान ईरानी, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट सवाल आज के शो का लेंगे। एडवोकेट कविता गुप्ता हैं कल्याण से। प्रभु सर, किस तरह से प्रॉफिट बिल्डर अपने लुभावने लालच एडवर्टाइजिंग करके किस तरह से करते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल है। एडवोकेट कविता गुप्ता कल्याण से। आई हैव परचेज ए ओपन लैंड फॉर बंगलो पर्पस ऑन रीसेल बेसिस इन मुरबाड। द बिल्डर हैड मेड नोटराइज एग्रीमेंट and agreed to return the money with profit after resale of property. Now the builder is denying to pay even the basic amount in RERA applicable in this matter. देखिए क्या होता है कि RERA is always made for the consumers. अभी इधर क्या हो रहा है कि आप ऐसा बता रहे हैं कि I am invested in the property and after the investment I am looking for the profit out of it. There is one commercial transaction which is happening. मैंने 10 लाख रुपए डाला, 10 लाख के सामने वो 5 साल के अंदर 20 लाख रुपए करके देगा, वो फ्लैट या प्लॉट बेच के करके देगा। ये ठीक है, आपका कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है। यदि आपका कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग में किधर फेल हुआ है तो नेचुरली आपको कॉमर्शियल केस फाइल करना पड़ेगा। कॉमर्शियल केस फाइल करना किधर, आप सिटी सिविल कोर्ट में डालेंगे। आप इसमें रेरा में नहीं जा सकते, क्योंकि रेरा डज नॉट सपोर्ट
the commercial transaction between two people. What it supports and benefits is to the consumer who put their hard-earned money so that they are in a position to take what is known as the house for their next living, and therefore investors are not protected under RERA. Yes sir. यस सर. सर लाइव अभी एक हमारे ऑडियंस है उसमें सवाल है. सुनील दीक्षित, एडवोकेट सुनील दीक्षित जी का सवाल है, डज द प्रोजेक्ट गो आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ रेरा आफ्टर प्रोजेक्ट रिसीव? बिल्कुल. देखिए, हमें समझना है कि रेरा का काम क्या है. जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर इज द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, because there has to be some control and monitoring on them, therefore it is getting registered with RERA. Once the completion certificate or the occupation certificate is issued of the full occupation certificate of that particular project, naturally the preview of the RERA goes. However RERA में ये भी बताया गया कि 5 साल तक यदि कोई डिफेक्ट लायबिलिटी है या कोई और अड़चन है, जैसे कि सोसाइटी नहीं बनाया, आपको कन्वेंस नहीं दिया या कोई कॉम्प्लायंस नहीं किया, तो भी आप रेरा में कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है. और एक सेक्शन ऐसा है, आपको आश्चर्य होगा मैं जो बता रहा हूँ, कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशंस, देयर इज सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, ये बताता है कि यदि टाइटल में कोई डिफेक्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन, द प्रमोटर नीड टू comply and make good the losses or the damages due to the defect in the title. इसका मतलब ये जिंदगी भर, मान लो आज आपने फ्लैट लिया और 50 साल के बाद यदि कोई टाइटल में डिफेक्ट लगा, कोई डैमेजेस बनना पड़ा, उस प्रमोटर के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो और कॉम्पनसेशन मांग सकते हो. ये है. लेकिन जो कंप्लेंट्स की बात है, क्वार्टरली अपडेट करना, रेरा का अकाउंट मेंटेन करना और बाकी का जो भी कार्रवाई है, वो सिर्फ जहां तक ओसी नहीं आता है तब तक है. एक बार ओसी आता तो आपका कंप्लेंस खत्म हो जाए. यस सर. नेक्स्ट लाइव अभी एक और क्वेश्चन है सुनील दीक्षित जी का. कैन ए बिल्डर अमेंड सेंसेक्शन प्लान विदाउट टेकिंग इंडिविजुअल फ्लैट बायर्स एनओसी, स्पेशली इफ द एग्रीमेंट इट इज द मेंशन that he can change section plan anytime his wishes in agreement? देखिए, जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, सेक्शन 14 लागू होता है. सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ये क्लियर बता रहे रेरा का कि बिल्डर को जो प्लान उन्होंने रेरा के अपलोड किया है, जो अप्रूवल लेके बिल्डर कस्टमर को बुकिंग लिया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है. उस प्लान के हिसाब से उसको काम करना है. सबसेक्शन 2 ये बताता है कि यदि उसको अमेंडमेंट करना ही है, कोई लेआउट में करना है, कोई बिल्डिंग में करना है, क्योंकि कोई अड़चन आ गया, तो वो बिल्कुल अमेंडमेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड 2/3 अलॉटी का कंसेंट लेना पड़ेगा. मान लो उनके पास 100 फ्लैट है, उसमें से उन्होंने मान के चलते 60 फ्लैट उसने बेचा. 60 फ्लैट बेचा है तो 2/3 आ जाता है, लगभग 40 फ्लैट. 40 या 41 फ्लैट वाले से कंसेंट लेकर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं. फिर भी मैं आपको बताऊं, यदि इस लेआउट में एडिशनल बिल्डिंग बनाना है, लेआउट को चेंज करना है, उसको 2/3 अलॉटी का कंसेंट लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही करना होगा. एग्रीमेंट में ये लिखने से वो कंसेंट नहीं माना जाता है. एग्रीमेंट इज जो एग्रीमेंट में लिखा होता है उसको ब्लैंकेट कंसेंट बोलते हैं. ब्लैंकेट कंसेंट का कोई स्थान रेरा में या महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट मोफा में भी नहीं था. और बहुत सारा हाईकोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कंसेंट which is taken in the agreement is known as a blanket consent, and blanket consent has no relevance. They have to take a express and informed consent thereafter. Yes, जब भी प्लान अमेंडमेंट करना है तब. Yes, thank you very much, मिस्टर प्रभु. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं लाइव. हमारे जो ऑडियंस हैं, निकिता मोदी, एडवोकेट हाई कोर्ट बॉम्बे. यस माइक, उन्होंने ऐड किया है क्वेश्चन में. यस माय क्लाइंट हैज रिसीव नोटिस अंडर सरफेस्ड एक्ट. What remedy is it with flat purchase against bank? या देखिए, यदि क्योंकि आपका क्लाइंट, मतलब वही समझता हूँ बिल्डर, उनके खिलाफ सरफेसी नोटिस आया है, या मेरा क्लाइंट मतलब परचेजर, उसको सरफेसी नोटिस भी आया होगा, ये दोनों हो सकते हैं. तो यदि दूसरे कायदे के अंदर बिल्डर के खिलाफ या आपका क्लाइंट जो परचेजर है उसका खिलाफ यदि सरफेसी का ऑलरेडी प्रोसीजर हुआ है, तो आप रेरा में वापस जा नहीं सकते. क्योंकि अल्टीमेटली एक कायदा जब काम चालू करता है तो दूसरा कायदा उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको
डीआरटी में जाके, सरफेस एक्ट में है तो डीआरटी में जाके आपको अपील करना पड़ेगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाके आपको अपील करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसका आपको निरासन हो सकता है। फिर रेरा आपको उसी हिसाब से हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि रेरा, लेट अस अंडरस्टैंड, Yes. इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बिल्डर एंड द अलॉट। आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट इज ए रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। तो कस्टमर को तो बैंक का पैसा देना है। यदि कस्टमर बैंक का पैसा नहीं देता है, बैंक के पास रिकवरी का मैकेनिज्म है, वो तो सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट में जाके आपका पोजीशन ले सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको सरफेसी एक्ट के अंदर ही आपको अगला कदम उठाना पड़ेगा, वो है आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाके आप अपील फाइल कर सकते हो। बिल्कुल, सरफेसी एक्ट हो या रेरा एक्ट हो, दोनों कानून डिफरेंट है, अलग अलग है, और कहाँ क्या करना है आप प्रभु सर ने एडवाइस किया, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट आज का हमारा जो रेरा का विषय था बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों, तमाम लोगों के हमारे सवाल हो चुके हैं, और नेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र शासन ने एक सर्कुलर जारी किया, डीम कन्वेंस मानवीय अभिहस्तांतरण, क्या महत्वपूर्ण कानून है। और मिस्टर प्रभु, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने इस पर काफी मेहनत की है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से लेकर जितने मुख्यमंत्री हुए, हाउसिंग मिनिस्टर हुए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हुए, उनको लेकर इनकी टीम और पूरी टीम ने, महासेवा की टीम ने बहुत मेहनत की। क्या सर्कुलर है सर महाराष्ट्र शासन का, जो डीम कन्वेंस पे सर्कुलर आया, गोपाल शेट्टी ने भी काफी सारे लोगों ने स्वागत किया इस पर। या देखिए, 17 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑनरेबल अनिल कावड़े साहब ने एक सर्कुलर जारी किया। ये सर्कुलर क्या है? ये सर्कुलर ये बताता है कि डीम्ड कन्वेंस 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक डीम्ड कन्वेंस का एक महत्वपूर्ण ड्राइव, एक फोकस ड्राइव किया जाएगा। जिस तरह से आप अलग अलग बैंक में देखते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट का ड्राइव या रिकवरी का ड्राइव या लोन मेला, उसी तरह से इस कालावधि में जो भी लोगों को डीम्ड कन्वेंस के बारे में जानकारी चाहिए, अलग अलग जिला उपनिबंधक जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के उधर कन्वेंस का एप्लीकेशन डाला जाता है, आप उधर जाके आपका डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से एक जानकारी दिया जाएगा। इस डीम्ड कन्वेंस का ड्राइव के माध्यम से तो अलग अलग सर्कुलर आपको दिया जाएगा, उस सर्कुलर के हिसाब से आपको क्या कार्रवाई करना है उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, कई लोगों में गलतफहमी है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशन डालेंगे उनको 100% कन्वेंस मिल जाएगा, उसके बाद उनको कोई इंक्वायरी न करते हुए डायरेक्ट कन्वेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये गलतफहमी है। उस सर्कुलर में क्लियर कट बताया गया है कि 22 जून 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर के हिसाब से पूरी डीम्ड कन्वेंस का प्रक्रिया किया जाएगा। मैं आपको इतना ही बताऊंगा क्योंकि व्हाट्सएप में एक मैसेज घूम रहा था। क्या मैसेज घूम रहा था? कन्वेंस एंड डीम्ड कन्वेंस इज कैंसल। तो एक अफवाह जो फैला था, वो अफवाह भी दूर करना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि यदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो लोगों में अभी भी संभ्रम होता था, अभी भी एक कंफ्यूजन था, क्या हकीकत में डीम्ड कन्वेंस कैंसिल हुआ। ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये मुहिम किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और ये मुहिम से बहुत सारा सोसाइटी जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं डीम्ड कन्वेंस लेने का, मैं उनको आमंत्रित करूंगा वो डीम्ड कन्वेंस का अर्जी लिया जाए। हमारा वेबसाइट में इसके बारे में पूरा जानकारी है। हमारा 2-2, 3-3 घंटे का कम से कम एक 50 वीडियो यूट्यूब में है जिसके ऊपर डीम्ड कन्वेंस के बारे में पूरा जानकारी दिया, आप उसको देखिए। और यदि कोई जानकारी चाहिए, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने भी ये मुहिम 15 दिन के लिए नहीं, 3 महीने के लिए हमने रखा है। जनवरी से लेके मार्च 2021 तक 3 महीना हर दिन हमारा ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप हमें ऑफिस में आ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा, मुफ्त में सलाह दिया जाएगा, आपको किस तरह से कौन सा फॉर्म लेना है, कितना कोर्ट फी होगा, क्या होगा। और यदि आपको लीगल हेल्प भी चाहिए, हमारा एसोसिएशन में कुछ एम्पैनल्ड कंसल्टेंट्स है, उनका मदद भी आप ले सकते हो, उनसे कोटेशन ले सकते हो। यदि आप काम भी देना चाहते तो काम जरूर दे सकते हैं, मगर आप अपना कन्विंस करके लीजिए, मुफ्त का सलाह लीजिए, पूरी डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए। और हमने एक किताब भी
डीम कन्वेंस के ऊपर लगभग 1000 पेज का एक डीम कन्वेंस के ऊपर किताब भी लिखा है, जिसमें राष्ट्रपति ने भी उसको एक फॉरवर्ड दिया है। और उसी तरह से हाउसिंग सेक्रेटरी हो या कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हो, इसका फॉरवर्ड भी दिया है। ये किताब इंग्लिश और मराठी में दोनों लैंग्वेज में हमारा एसोसिएशन में उपलब्ध है, आप वो भी लीजिए, डीम कन्वेंस करके लेने का पूरी प्रयास करिए। और जैसा सुनील शर्मा जी ने बताया, अगले हफ्ते हम इसके ऊपर और जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हमारा ये जो हर हफ्ता और हर दिन ये महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन में आपको डीम कन्वेंस के बारे में जानकारी मिलेगा। अभी मैं जाते जाते आपको हमारा एसोसिएशन का नंबर देना चाहूंगा, ताकि आप ऑनलाइन में या फोन करते हुए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हो, पूरी जानकारी मुफ्त में हमारा एसोसिएशन से आप ले सकते हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू डीम कन्वेंस और रेरा। ये मुहिम जो है जनवरी से लेके 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा एसोसिएशन से आपको मिलेगा। हमारा एसोसिएशन नंबर है 022-4255-1414, 022-4255-1425, 022-4255-1432। आप कोई भी ये 3 नंबर में आप अटैच आप कांटेक्ट हो जाइए। और यदि आपको ईमेल करना है, आप बिल्कुल ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल नंबर है mswa.sjg@gmail.com। दूसरा मेरा पर्सनल ईमेल यदि चाहिए आप लीजिए rsprabhu13@gmail.com। या आपको कोई मैसेज व्हाट्सएप में भेजना है, आप बिल्कुल व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लीजिए 9820106768। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी तरह से हफ्ते में एक दिन आपके साथ खास बात करने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ। आपका सवाल सुनील शर्मा और केवल हिरानी को आप भेजते रहिए, ताकि आने वाला दिनों में आपका सवाल का मेरा इंतजार रहेगा और उस हिसाब से मैं उसको निराशन करने का पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रभु। किस तरह से पारदर्शिता के साथ में सभी तमाम जो संपर्क नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, मिस्टर प्रभु ने दिए हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डीम कन्वेंस दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है, कानून है। और आप फ्लैट लिया, आप हवा में फ्लैट नहीं लिया, उसका जमीन का मालिकाना हक भी आपको लेना चाहिए। 4 महीने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बनने के बाद कितना महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वेडनेसडे बुधवार को ठीक 12 बजे डीम कन्वेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लेके आएंगे इस सेम कार्यक्रम, प्रभु से खास बात कार्यक्रम में। उस वक्त तक तमाम आपके जो सवाल हो डीम कन्वेंस से रिलेटेड, मेरे मोबाइल नंबर 9920378133 और मेल आईडी है, दोनों मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, mnspress@gmail.com और rsprabhu13@gmail.com, rsprabhu13@gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच। मिस्टर केवान ईरानी को लास्ट में कंक्लूड करने के लिए दो। Thank you, Mr. Sharma. Thank you, Mr. Prabhu. Thank you for your infinite wisdom and information where people can actually benefit from this. And this is a complimentary, so this is the only one, the only exclusive one. And we welcome your questions. I'll also add my number 99209-80997. 99209-80997, Kaiwan Irani. And we look forward to serving you on next Wednesday. In the interim, you can send us your questions also. We welcome your questions. We will take care of each of your questions. And the expectation right now is your feeling is absolutely great and phenomenal right now.